तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। देखो हम लोगों ने लेक्चर 1 में क्या क्या कवर किए थे। हम लोग लेक्चर 1 में कवर किए थे, पहला हम लोग देखे थे कि आपका कंपोनेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन देखे थे, उसके बाद हम लोग टर्नरी और क्वाटरनरी देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, हम लोग वो पढ़े थे, ठीक है ना। सॉलिड एंड सॉल्वेंट को हम लोग आइडेंटिफाई किए थे 2 मेथड से, एक था आपका अमाउंट मेथड, दूसरा था आपका फेज मेथड, ठीक है। तीसरा हम लोग बात किए थे क्या, तीसरा हम लोग बात किए थे अकॉर्डिंग टू फेज, है ना। फेज आपका होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस, है ना, उसके बेसिस पर देखे थे होमोजेनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, अच्छे से हम लोग एग्जांपल भी देखे थे। और लास्ट फिर हम लोग देखे थे क्या, आपका साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर, साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर देखे थे। तो मेरे पास 3 टाइप का सॉल्यूशन था, एक था मेरे पास क्या आपका ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा क्या कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरा था आपका सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन देखे थे, अलग अलग नेचर का, सॉलिड इन सॉलिड, है ना, सॉलिड इन लिक्विड, ऐसे करके लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन, ऐसे करके हम लोग 9 कॉम्बिनेशंस बनाए थे, ठीक है ना। नाउ अब लेक्चर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा ये लेक्चर 2 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्लास बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप देखेंगे कि मेरा लेक्चर 2 इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। देखो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। देखो लेक्चर 2 में हम लोग अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को, क्या है कि सॉल्यूशंस ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। हम लोग स्पेशल अब पढ़ने वाले हैं, कुछ हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे है जो स्पेशलिस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो जैसे क्या सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कि सॉलिड आपका एक सॉल्यूट होगा, लिक्विड आपका एक क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो बहुत है, सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड है, बहुत सारे 9 कॉम्बिनेशंस है। मैं उस 9 कॉम्बिनेशंस में हम लोग को पहला जो पढ़ने वाले, जो स्पेशलिस्ट पढ़ने वाले, हम लोग सॉलिड इन लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक पढ़ने वाले गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड वो पढ़ने वाला है। 2 चीज आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सॉलिड इन सॉलिड भी है, वो सॉलिड इन सॉलिड भी है, वो छोटा सा टॉपिक है, वो कंप्लीट करना है। मगर अभी हम लोग पढ़ने वाले क्या, सॉलिड इन लिक्विड। देखो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनोगे। देखो अब यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर आ गया नीचे, चलो ठीक है, आ जाओ, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी होता क्या है। अब क्वेश्चन ये है, सॉल्युबिलिटी होता क्या है। बच्चा बोलता है सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है सर, हम डाल रहे सॉल्यूट घुल रहा है, तो उसको सॉल्युबिलिटी नहीं बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी का एक कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, जैसे मान लो आप एक कंटेनर ले रहे हो, ठीक है, मैं ये क्या ले रहा हूँ, कंटेनर लिया, चलो ठीक है, देखो ये कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब जैसे ये कंटेनर ले रहे हो और कंटेनर में हमने क्या किया, एक आपका एक सॉल्वेंट ले लिया, कोई भी सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट हमने यूज़ किया क्या, वाटर, ठीक है, ये वाटर यूज़ किया। वाटर कितना ग्राम यूज़ कर रहे, कितना ग्राम यूज़ कर रहे, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम यूज़ कर रहे मान लो, ठीक है। तो हम अभी ले रहे 100 ग्राम, आपके लिए 100 ग्राम ले रहे मान लो, ठीक है। ये किसका बात हो रहा है, याद रखना, सॉलिड इन लिक्विड में हो रहा है। सॉलिड आपका सॉलिड स्टेट में सॉल्यूट है और लिक्विड में आपका क्या है, आपका सॉल्वेंट है, ये याद रखना। नाउ हमने वाटर 100 ग्राम रखा, जानबूझ के लेना, कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा। पहला मान लो कि हमने देखा यहाँ पर कि इसके अंदर में सॉल्यूट आपका मान लो शुगर डाल रहे, मान लो शुगर डाल रहे। अब ये जो शुगर डाल रहे हो, शुगर पहले हमने डाला मान लो 5 ग्राम, 5 ग्राम मैंने डाला। जैसे 5 ग्राम डाले और उसको एजिटेट किए, हिलाए उसको, देखे वो क्या हो गया, चला गया, गैप हो गया और एक सॉल्यूशन रेडी हो गया। तो हम ये बोलेंगे सर 100 ग्राम वाटर में आपका 5 ग्राम क्या है, आपका शुगर उसमें डिजोल्व हो चुका है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 105 ग्राम, ये हो गया सॉल्यूशन। नाउ अब देखिए फिर से हम इसमें प्लस, फिर से देख 5 ग्राम डाल दिए इसमें फिर से, तो हम क्या बोलेंगे, अब कितना डिजोल्व हो गया, 10 ग्राम। तो क्या इस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या 10 ग्राम है, नहीं, अभी हम लोग नहीं बोलेंगे। फिर डाले, फिर 5 ग्राम डाले या 10 ग्राम डाल दे, चलो। और अब जैसे 10 ग्राम डाल रहे हो तो इसमें से 5 ग्राम जो है फिर से डिजोल्व हो गया, 5 ग्राम जो हो गया आपका डिजोल्व हो गया, और जो 5 ग्राम जो आप देख रहे हो वो क्या हो गया, आपका अनडिजोल्व हो गया। तो हमने देखा इस पॉइंट पर सर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ऐसा नहीं है आप टेम्परेचर को चेंज करते रहोगे, किसी भी टेम्परेचर पर आप उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो, किसी भी टेम्परेचर पर। अब बच्चा बोलेगा सर अभी 5 डिग्री सेल्सियस क्या, 5 डिग्री सेल्सियस क्या, 5 डिग्री से 10 डिग्री, टेम्परेचर चेंज भी कर रहा है और सॉलिड भी डाल रहा है, तो वो वेरी करते रहेगा, तो आप सॉल्युबिलिटी नहीं निकाल पाओगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपको क्या करना है, सॉल्युबिलिटी निकालना होगा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखना। किसका, सॉलिड इन लिक्विड का। तो पहले हमने देखे टेम्परेचर को कांस्टेंट करके देखे कि आपका टोटल, अब देखो 5 ग्राम क्या हो रहा है, अनडिजोल्व हो रहा है, और जो अनडिजोल्व होगा वो नीचे क्या होगा, मिलेगा आपको अनडिजोल्व फॉर्म में, नीचे बैठ जाएगा जाके जो अनडिजोल्व है। ये कितना ग्राम आप देख रहे हो, ये कितना ग्राम देख रहे हो, ये आपका कितना होगा, 5 ग्राम है। और टोटल देखो कितना सॉल्युबल हो गया, टोटल हो गया आपका 5 और इधर 5 आपका 15 ग्राम।
15 ग्राम आपका सॉल्युबल हो चुका है, अब सॉल्युबल होगा और भी डालोगे तो बोलोगे नहीं। जब ये सॉल्युबल नहीं होगा तो अब बोलोगे सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेट। और जब भी सैचुरेटेड हो जाता है ना तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है। क्या करता है, इक्विलिब्रियम। आप क्लास 11 में इक्विलिब्रियम पढ़े थे। अब मान लो कि ये आपका जो शुगर है वो आपका अनडिजॉल्व है, अनडिजॉल्व, ठीक है, ये आपका क्या है, अनडिजॉल्व है। अब ध्यान से देखो इस बात का, अनडिजॉल्व, ये आपका अनडिजॉल्व है। अगर ये अनडिजॉल्व होगा तो तुम ही बताओ ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि डिजॉल्व नहीं है तो मैंने मान लिया चलो ये सॉलिड है, ठीक है। और ये क्या है, जो डिजॉल्व हो गया वो किससे, लिक्विड में चला जाएगा, ऐसे कर लिक्विड में डिस्पर्स हो जाएगा, है ना। तो आपको अब लग रहा है कि ये 5 का 5 ग्राम है, अब ये सॉल्युबल नहीं हो रहा है। नहीं बाबू, ये सॉल्युबल हो रहा है। तो तुम ही बताओ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश का ये मतलब होता है कि अगर यहाँ पर ये डिजॉल्व हो गया है तो तुम सोच रहे हो कि अब डिजॉल्व नहीं हो रहा, डिजॉल्व हो रहा है। अगर मान लो ये 1 ग्राम फिर डिजॉल्व हुआ, ये मान लो 1 ग्राम डिजॉल्व हुआ, तो ये जो 1 ग्राम जो डिजॉल्व था वो फिर क्या हो जाएगा, अनडिजॉल्व की तरफ आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि मेरे पास जो सॉलिड है, जो सॉलिड स्टेट में देख रहे हो वो क्या हो रहा है, वो आपका डिजॉल्व हो रहा है। और जो डिजॉल्व शुगर था वो किस में चला गया, अनडिजॉल्व हो गया। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया, याद रखोगे। और ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है, तुम ही बताओ जो 15 ग्राम है, क्योंकि अब इसका फिक्स क्वांटिटी है, तुम बताओ 15 ग्राम क्या ये डिजॉल्व है। अब 1 ग्राम चला जाएगा तो कितना ग्राम हो जाएगा, वो 16 ग्राम हो जाएगा। मगर आपको पता है कि 100 ग्राम में कितना ग्राम डिजॉल्व था, 15 ग्राम, उससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा। तो 100 एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते थे। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो सॉलिड है और जो डिजॉल्व हो गया, क्या वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया। हाँ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया। मतलब कि अगर अनडिजॉल्व वाला, अगर वो डिजॉल्व होता है 1 ग्राम, तो जो डिजॉल्व शुगर था वो कहाँ चला जाएगा, फिर अनडिजॉल्व की तरफ आ जाएगा और वो मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से जहाँ जा रहा है तो 1 ग्राम हो जाएगा, तो 16 ग्राम हो जाएगा डिजॉल्व। तो यहाँ 16 ग्राम से फिर 1 ग्राम कहाँ आ जाएगा, आपका अनडिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर से 15 ग्राम हो जाएगा और क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखेगा। बात समझ में आ रहा है। तो फाइनली ये बात हम जान सकते हैं कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सॉल्युबिलिटी अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो कोई आपको बोल दिया कि 200 ग्राम सॉल्वेंट में आपका जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व है, आपका 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, मान लो बोल दिया, तो बताओ इसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा, बोल सकते हो, कितना होगा, 5 ग्राम होगा। तुम फट से 100 ग्राम में निकाल दोगे तो तुम बोलोगे सर कि यहाँ पर 100 ग्राम अगर आप सॉल्वेंट ले रहे हो तो बताओ सॉल्यूट कितना ग्राम होगा, 5 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, है ना। तो ये जो 5 ग्राम निकाले वो क्या आपका सॉल्युबिलिटी है। तो ये फाइनली ये बात हम लोग जान सके क्या कि एट एनी टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड जो कि आपका सॉल्यूट है इन द ग्राम में याद रखना, विच कैन डिजॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ द लिक्विड, मतलब आपका वो सॉल्वेंट होगा टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो भी बात समझेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अब वो सैचुरेट हो गया, अब अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व नहीं होगा, उसका एक फिक्स अमाउंट ऑफ क्या होता है, सॉलिड डिजॉल्व कर लेता है, उसके बाद वो नहीं लेगा। हाँ, टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो सैचुरेट क्या हो जाएगा, फिर वो अनसैचुरेशन की तरफ टेंड करेगा। बट याद रखना इंपॉर्टेंट कि जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या करेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉलिड को डिजॉल्व करेगा। तो मतलब 100 ग्राम में आपका अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है कितना, आपका 5 ग्राम सॉलिड डिजॉल्व करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बोलो क्लियर है। सॉल्युबिलिटी होता क्या है। अब जब ये हमको पता चल गया कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्यूशंस को हम लोग डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। तो हमारे पास 3 है, एक है आपका क्या, आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा आपका क्या होगा, आपका बोलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, तीसरा क्या होगा, आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके 3 को चीज को मैं समझा रहा हूँ। अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया, इससे क्या पता चल गया, आपका अनसैचुरेशन और सैचुरेशन शायद समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखोगे। अब मान लो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हर एक सॉल्युबिलिटी फिक्स्ड होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हर एक सॉल्युबिलिटी आप निजी डेली लाइफ में भी देख सकते हो। एक गिलास पानी ले लो और एक गिलास पानी में क्या करोगे, आप 2 चम्मच चीनी डालो। एक गिलास पानी मान लो आपका है, आपका जो मेजरमेंट होगा, आपने 2 चम्मच चीनी डाला। अब तुम देख रहे हो जैसे थर्ड वाला स्पून आप चीनी डाल लो, तो क्या हो रहा है, देखो चीनी डालने से क्या हुआ, वो घुला ही नहीं, सिर्फ कितना स्पून हुआ, 2 चम्मच शुगर ही क्या हुआ वहां पर, वो डिजॉल्व हुआ। थर्ड जो आपने डाला वो डिजॉल्व नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप क्या बोलोगे, सर ये सैचुरेटेड हो गया।
है ना, मतलब एक फिक्स। तो सैचुरेटेड होने का एक लिमिट है। जब भी आपको सॉल्युबिलिटी दे रहा है इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। एक लिमिट आपको दे देगा। जैसे एक कंटेनर में आपको 100 ग्राम आपको पानी दिया है, उसने बोल दिया 10 ग्राम से ज्यादा आपका सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड है। अब वो आपको लिमिट दे चुका है। नाउ अब आपको मैंने बोल दिया एक शरबत बनाओ, शरबत बना के लेके आओ और बताओ कि उसमें कौन सैचुरेशन है कौन अनसैचुरेशन है बताओ। तो मैंने आपको दे दिया, तो आपने क्या किया, आपको मैंने डेटा दे दिया कि एक गिलास पानी में आपका कम से कम 2 चम्मच चीनी जाएगा ही जाएगा। आपने गया, आपने 1 चम्मच डाला। जैसे आप 1 चम्मच डालोगे तो बोलोगे सर वो घुल गया, तो कितना चम्मच मैक्सिमम जाएगा, अभी आप कितना डाले, क्या अभी और भी जाएगा, तो इसका मतलब और डिसॉल्व होगा। इसका मतलब लिमिट से अभी तुमने कम डाला है, 1 चम्मच चीनी डाला है, तो इसका मतलब अभी भी सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड, मतलब मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, अभी वो कर सकता है। बट अगर जैसे 2 चम्मच जैसे डाल दिए, चीनी डाल दिए, तो क्या होगा, अब वो डिसॉल्व हो चुका है। 2 चम्मच डिसॉल्व होने के बाद अब वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम बोलेंगे वो सैचुरेटेड हो गया। तो मैंने यहाँ पर डिफिनेशंस लिखा है, ध्यान से सुनोगे क्या मैं लिखा है, ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेसर सॉल्यूट देन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इट कैन बी डिसॉल्व। जितना उसका औकात था, जितना उसका लिमिट था, उससे कम अगर तुम डाल रहे हो तो वो डिसॉल्व होगा। उस पॉइंट पर वो क्या है, अनसैचुरेशन है। बट अगर वो मान लो वही अगर फिक्स कर देते हो, ये सॉल्यूशन व्हिच कंटेन एज मच सॉल्यूट एज इट कैन बी डिसॉल्व, जितना डिसॉल्व करने का कैपेसिटी था उतना ही तुमने डाला, तो क्या हो गया, वो सॉल्यूशन आ गया एट पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, तो आपका क्या होगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। बोलो क्लियर है। नाउ अब उसके बाद कंडीशंस आता है सुपर सैचुरेटेड का। सुपर सैचुरेटेड कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनोगे। जैसे सपोज लेट कर लो, मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझाता हूं। आप मिठाई दुकान में गए हो, आप कभी बहुत बार जलेबी लाने गए, सुबह सुबह तो जाने जाते ही हो। आपने देखोगे वहां पर क्या करता है, एक चाशनी तैयार करता है ना, चाशनी बोलते हैं आप लोग, है ना। क्या करता है वो लोग, एक कढ़ाई लेता है, कंटेनर लेता है, कंटेनर में क्या करता है, थोड़ा सा पानी डाल देता है। पानी से डालता है क्योंकि शुगर जल ना जाए। पानी डालता है, पानी डालने के बाद देखो बहुत सारा चीनी डाल देता है। टेम्परेचर हमारा अभी रूम टेम्परेचर है, वहाँ पर बाहर में रूम टेम्परेचर कुछ होगा, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लो बाहर का, ठीक है। अब क्या क्या पानी डाला, तो देखो पानी थोड़ा सा है। अब चीनी देखो डालता है 8 से 10 बड़ा बड़ा डाल देता है कंटेनर में, चीनी पूरा भर गया, पानी कम है, नजर आता है ना। तुम घोलो तो क्या होगा, शुगर आपको नजर आएगा, क्योंकि वो सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। देखो नीचे से क्या करता है वो टेम्परेचर, आग लगाता है। जैसे आग लगाएगा तो अब बताओ उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका टेम्परेचर। जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो जो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हुआ था वो अब क्या होने लगेगा, तो मतलब आपने उसके औकात से ज्यादा आपने डिसॉल्व करवाया टेम्परेचर बढ़ाकर। तो तुम बताओ टेम्परेचर अब मान लो 100 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो जो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हुआ था अब क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो गया, तो अब सब लिक्विड हो गया। तो अब बताओ जब उसको ठंडा करोगे तो फिर क्या होगा, जब ठंडा करोगे तो फिर क्या होगा कि फिर वो 30 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाने से जो सोल्यूबल हुआ था फिर से वो क्या हो जाएगा, चीनी आपको आपका क्या बोल सकते पार्टिकल्स फॉर्म में आपको मिलेगा, देखोगे। और जलेबी के ऊपर में देखो, जलेबी जब गरम गरम होता है तो देखो वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, क्यों, शुगर है ना, जब डुबाते हो तो जब वो ठंडा हो जाएगा देखोगे कि जलेबी के ऊपर में क्या होगा, चीनी का पतला पतला लेयर बिछ जाएगा सॉलिड फॉर्म में, देखो व्हाइट कलर का, है ना, शुगर। उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज फॉर्म। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब वो डिसॉल्व हो जाता है ना, जिससे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, फिर से वो क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में अनडिसॉल्व होता है। जो अनडिसॉल्व होता है तो किस फॉर्म में होता है, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। तो उसको बोलते हैं क्या, प्योर फॉर्म ऑफ शुगर, एक तरीके से क्रिस्टल प्योर फॉर्म में होगा। बात समझ में आ क्या बोले ना। तो यही होता है आपका सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड हमेशा लिमिट से क्या करते हैं, एक्सेस बढ़ा देते हैं। तो क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मोर सॉल्यूट, बहुत ज्यादा, देन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इट कैन बी डिसॉल्व, जितना उसका डिसॉल्व करने का टेंडेंसी था आपने उससे ज्यादा उसको क्या किया, डिसॉल्व करवाया, इज कॉल्ड द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसलिए सैचुरेटेड से टर्म यूज हो रहा है सुपर, सैचुरेटेड से ज्यादा। बात समझ में आ रहा है क्या बोले ना। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये बात जब क्लियर हो गया तो आ जाओ क्वेश्चन, फिर से फोकस क्वेश्चंस आते हैं। अब ये दो बातों को फोकस करते हुए हम लोग क्वेश्चन नीट लेवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोला है, ए सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ द NaCl डिसॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसलिए अब आप फोकस करोगे, टेम्परेचर पे भी फोकस करोगे। टेम्परेचर अगर मान लो 26 कर दिया तो फिर आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो टेम्परेचर वही है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है, क्या बोला है, सॉल्बिलिटी ऑफ द बोल दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका 36 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। मतलब अगर 100 ग्राम वाटर लेते हो तो उसमें 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व होने का टेंडेंसी है। मगर अब कितना, अभी कितना है, 25 है। क्या और भी डिसॉल्व होगा? तो और अगर डिसॉल्व होगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है पूछ रहा है, तो क्या बोलोगे, अनसैचुरेशन। बोलो क्लियर है, बस हो गया क्लियर, बात क्लियर है। तो अब ये बात क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर
देखो अब क्वेश्चन देखो क्या बोला यहाँ पर, ए स्टूडेंट बोला है कि प्रिपेयर ए सॉल्यूशन बाय डिजॉल्व 60 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज। ध्यान से देखो, ए स्टूडेंट है क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिजॉल्व द 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज दे दिया इन 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इफ द सॉल्बिलिटी ऑफ द ग्लूकोज एट 25 डिग्री बोला है कि सेल्सियस पे 90 ग्राम ऑफ 200 ग्राम वाटर, तो व्हाट हैपेंड विद सॉल्यूशन इज फॉर्म, बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, और कोई बोलो, अनसैचुरेशन होगा, क्यों? ध्यान सुनो क्वेश्चन को, इसलिए इस बार ध्यान सुनो। एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, सोल्यूशन बना रहा है, बाय द डिजॉल्विंग द 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाल रहा है इन 200 ग्राम ऑफ वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी आपको 200 ग्राम है और 200 ग्राम में आपको बोल दिया 60 ग्राम उसमें डाल रहा है, डिजॉल्व करवा रहा है, ठीक है। और बोला है इफ द सॉल्बिलिटी आपके ग्लूकोज को दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर 90 ग्राम पर 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो बताओ 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम में कितना होगा पहले बताओ, 45 ग्राम होगा, ठीक है। और आपको कितना डाल रहा है, आपका 200 ग्राम में कितना डाला आपका 60 ग्राम डाल रहा है, तो 100 ग्राम में कितना होगा बताओ, 30 ग्राम, तो किस क्या हो जाएगा, अनसैचुरेशन नहीं हो जाएगा, बात समझा क्या बोल रहे, इसलिए तो यहाँ पर इसको 100 ग्राम के बेसिस पर निकाल कर बात करो, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। चलो नाउ अब आ जाए, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग, क्लियर हुआ बात, क्वेश्चन कैसे हो रहा है नाउ। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, अब किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये एकदम गौर से सुनो, एकदम अच्छा से सुनो कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, कब, जब सॉलिड आपका लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। नाउ पहला जो क्वेश्चन आता है क्या, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, नेचर पर डिपेंड करता है। जब भी ये देखो आप लोग यूज कर रहे हो ना, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत जगह आपको मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा इसका एप्लीकेशंस, ये याद रखना। ध्यान रखो जब आप एक सॉलिड ले रहे हो जो कि आपका कोई सब्सटेंस है, सॉलिड स्टेट में आप लिक्विड में इसको डिसॉल्व करवाने जा रहे हो, पहला फैक्टर क्या है आपका, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। क्या क्या नेचर हो सकता है, नेचर कैसा होगा अब आप बताओ। तो आपने एक नारा सुना है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है, पोलर सॉल्यूट में हमेशा पोलर डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, डिसॉल्व करवाने चाहिए, मतलब जैसा तुम वैसा हम, तभी आपस में हम लोग डिसॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, ये नारा है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है ना। तो सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होने जा रहा है, तो सॉल्यूट कैसा है, पोलर, तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। अगर सॉल्यूट अगर नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। तो पहला है लाइक डिसॉल्व लाइक। अब पोलर एंड सॉलिड नॉन पोलर का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझाते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान सुनोगे। मान लो ये कंटेनर ले रहे हैं, ध्यान से देखोगे इसका मैकेनिज्म देखो अच्छा से। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर में हमने क्या लिया, पानी लिया, ठीक है। सॉल्युबल कैसे होता है कोई भी सॉल्यूट, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैकेनिज्म के थ्रू, समझोगे अच्छा से। पानी अगर तुम ले रहे हो तो पानी आपको पता है H2O होता है, और ये आपको पता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो बोले ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉन डेल्टा नेगेटिव, ये क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, पता है ये बात है ना। क्यों आपको ये डेल्टा नेगेटिव क्यों है कि इलेक्ट्रॉन कौन टाल लिया, थोड़ा सा ऑक्सीजन टाल लिया, क्लियर। अब एक बात बताओ कि मेरे पास वाटर के पास कौन सा पोल है, डाइपोल क्रिएशन हो गया, एक नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल। मैं थोड़ा सा उसको ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं H2 ऐसे नहीं लिखूंगा। एक हो गया डेल्टा पॉजिटिव जो कि हाइड्रोजन के थ्रू है, और एक आपका क्या है डेल्टा नेगेटिव जो कि ऑक्सीजन के थ्रू है, राइट। अब एक बात बताओ, जब भी तुम बात करो इसके अंदर डाल लो क्या, देखो ये क्या है, ये आपका एक पोल है, डाइपोल क्रिएट हो गया प्लस माइनस, इसलिए इसको बोलते हैं पानी कैसा है, बोलोगे तो बोलोगे आप पोलर कंपाउंड। पानी कैसा आपका एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। अब मैंने सॉल्वेंट तो पोलर ले लिया, तो सॉल्यूट कैसा लेंगे, तो सॉल्यूट भी क्या लोगे आप, पोलर ही लोगे। तो सॉल्यूट पोलर लोगे तो हम मान लो कि एक पोलर का, प्योर पोलर का एग्जांपल है NaCl इज द आयनिक, आयनिक 100% है, आपको पता है ये NaCl। अब NaCl आयनिक कंपाउंड है तो ये तो आयंस के फॉर्म में टूटेगा, किसमें टूटेगा, पानी में जाने बाद Na प्लस और Cl माइनस, मगर ये अभी किस फॉर्म में है, तो देखो जब सॉलिड अगर होगा NaCl का क्रिस्टल पहले होता है, ये तो एक मॉलिक्यूल है, जैसे ये पानी में जाएगा तो पानी उसको साइड से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो ध्यान सुनोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो Na और ये आपका Cl किससे जुड़ा हुआ है, पता है आयनिक बॉन्ड है, ये किससे जुड़ा हुआ है, प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ है, ये कोवैलेंट नहीं है, मत समझना कोवैलेंट है, ये प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ है, ये आयनिक बॉन्ड है। मैंने जानू से आपको बताया कि इसके बीच में मैंने रिलेशनशिप बताया, इनके बीच में अट्रैक्शन है प्लस और माइनस का। अगर मान लो कि जब भी तुम सॉल्ट को डालते हो तो सॉल्ट स्टार्टिंग में तुमको नजर आता है, मगर उसके बाद तुम देखो एजिटेट कर दो या थोड़ी देर छोड़ दो, सॉल्ट आपको वहाँ क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा,
डिसॉल्व हो गया, यही बोलते हैं ना। तो डिसैपियर कैसे होगा बताओ, अगर ये प्लस माइनस को मैं इसको सेपरेट कर दूं तो Na अलग हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो हमको क्या हो जाएगा, वो डिसैपियर दिखेगा, है ना। बात समझ में आया क्या बोले ना। तो आपको क्या करना है, Na प्लस और Cl माइनस को क्या करना है, सेपरेट करना है। और सेपरेट कौन करता है, आपका पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि देखो प्लस माइनस को सेपरेट करना है तो ये भी कौन आएगा, प्लस माइनस ही आएगा। इसलिए पोलर में हमेशा पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉलिड भी पोलर होना चाहिए, और नॉन पोलर अगर सॉल्यूट है तो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होना चाहिए। तो अगर मैं पोलर का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं तो चलो पानी आ रहा है, तो पानी अगर मान लो Cl को अलग करेगा तो पानी किस एंड से आएगा, तो बोलो पानी जो आएगा, पानी पॉजिटिव एंड से आएगा Cl को अट्रैक्ट करने, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड कौन है, हाइड्रोजन है। तो बताओ हाइड्रोजन आएगा, तो चलो मैं हाइड्रोजन बना भी देता हूं, चलो ऐसे ही बना देते हैं। ये होगा ऑक्सीजन, बोलो H2O, ये होगा डेल्टा पॉजिटिव और ये भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ डाइपोल और ये क्या आयंस है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन का नाम बोलते हैं आयंस डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होता है, इसका नाम क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो सॉल्युबिलिटी में जो हेल्प करता है वो कौन हेल्प करता है, बोलो हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ से जब वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ से एक एनर्जी निकलता है, वाटर को घेरता है ना, तो यहाँ से एक एनर्जी निकलता है, इसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया था, जितना हाइड्रेशन एनर्जी लॉस होगा उतना अच्छा पानी उसको घेरेगा, उतना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। तो मतलब याद रखना, सॉल्युबिलिटी बहुत हेल्प करता है, क्या, वाटर जितना हाइड्रेशन एनर्जी लॉस कर रहा है। नाउ अब तुम पता है एक स्टेटमेंट में और यूज करो जिसका नाम है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसका नाम, आपको केमिकल बॉन्ड में पढ़े थे। लैटिस एनर्जी आयनिक बॉन्ड के बीच में बनता है। बताओ अगर जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड भी क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा तो वाटर उसको क्या करेगा, तोड़ नहीं पाएगा। बात समझ में आया ना। तो सॉल्युबल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना, लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाता है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। तो याद रखना, मैं भी लिख दूंगा साइड से, मगर पहले मैकेनिज्म को अच्छा समझो। अब बताओ, बहुत सारे आएंगे और भी वाटर आएंगे, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव, इसका अट्रैक्शन होगा, वो है ना, अट्रैक्ट होगा। और मतलब कि Cl के माइनस को न्यूट्रलाइज करने कौन आ रहा है, वाटर का पॉजिटिव एंड आ रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। और अगर मैं Na का बात कर रहा हूं तो Na में क्या होगा, Na ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन का मान लो मैंने वाटर को ऐसे लिख दिया, तो ऑक्सीजन क्या है, डेल्टा नेगेटिव, ये इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और भी वाटर आएगा, सिर्फ एक नहीं आएगा, बहुत सारे वाटर आएगा। कब तक आते रहेगा, जब तक इसका पॉजिटिव खत्म ना हो जाए। तुम बताओ, पॉजिटिव मान लो 1 है, मान लो कितना है, +1 है, और ये डेल्टा नेगेटिव जो है ना, मान लो 0.25 है, कितना है, -0.25, डेल्टा कम होता है ना, -0.25। बताओ +1 को न्यूट्रलाइज करने कितने वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, 4। और अगर डेल्टा नेगेटिव बहुत कम हुआ तो और भी वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, बहुत सारा, उसको क्या घेर लेगा। तो ऐसे करके क्या करता है, Na को ये क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है। जैसे प्लस कम होगा, जैसे माइनस कम होगा, ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अब वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसका ये मैकेनिज्म हुआ कि हम लोग 3 फैक्टर को हम बेसिकली अभी जाने, क्या सर, लैटिस एनर्जी। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि लैटिस एनर्जी जो होता है वो होता है आपका इन्वर्सली रिलेशन होता है किसका, सॉल्युबिलिटी का, जो कि अभी MCQ में हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले। और अगर बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, जो वाटर उसको घेरता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो क्लियर है, याद रखना। तो ये बात आप लोग याद रखना हमेशा, ठीक है। लैटिस एनर्जी इन्वर्सली, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली होगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक फाइनली हो गया। तो नेचर क्या आपको पता चल गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। फाइनली नाउ अदर पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बच्चे सोचते हैं कि पानी ही एक दुनिया में एक बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, सही बात है, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है। मगर आपको बोलेगा कोई एक एग्जांपल बताओ जो वाटर छोड़ कर एक पोलर सॉल्वेंट हो, तो बोलो सॉल्वेंट हम पानी जानते हैं, है ना। आपके दिमाग में एक ही दिमाग में क्रिएट हो रहा है। तो आप लोग याद रख लो, थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल नॉलेज देते रहा हूँ। लिक्विड अमोनिया, ये भी एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ये भी आपका क्या है, पोलर है। दूसरा आपका लिक्विड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी क्या है, आपका पोलर है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये 2 एग्जाम्पल में कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपके पास है, SO2, वो भी आपको सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो कि क्लास 11 में मैंने आपको केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया भी था, ठीक है ना। क्लास आपका 11 में पढ़ाया था। क्या सर, हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, याद है। अगर पढ़ाया तो ठीक है, नहीं तो आप समझ लो थोड़ा सा। तुम एक बात बताओ, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले बात करते हैं कटायन के ऊपर में, ध्यान से देखोगे। कटायन कौन है बाबू, ये है। बताओ अभी कटायन, अगर मान लो एक बड़ा कटायन है, एक छोटा कटायन है, मान लो दोनों पर हम +1 दे दिए, चलो चार्ज डेंसिटी किस में ज़्यादा है, छोटा में। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वाटर किसको ज़्यादा घेरेगा, छोटा वाला को घेरेगा, वाटर डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी। तो अगर आपका साइज ऑफ कटायन जितना ज़्यादा होगा,
जितना साइज छोटा होगा तो वाटर उसको ज़्यादा घेरेगा, अगर वाटर ज़्यादा घेरेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी लॉस ज़्यादा होगा। तो याद रखना कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब साइज ऑफ कैटायन भी क्या है, छोटा है, और साइज ऑफ कैटायन अगर बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं नाउ। उसके बाद क्या है, साइज ऑफ कैटायन इन द गैसियस फेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन इन द एक्वस मीडियम। अब तुम एक बात बताओ, एक्वस मीडियम का कॉन्सेप्ट क्या है, तुम ही बताओ। अब मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान सुनो। पहले बताओ, ये मान लो गैसियस फेज में, गैसियस फेज में मतलब कि गैसियस एटमॉस्फेयर में, जैसे आपका लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, चलो हमने इसका ले लिया, सोडियम ले लिया Na+, और ये ले लिया आपका लिथियम प्लस, मान लो एग्जांपल दे दिया। तुम बताओ ये गैसियस में कौन बड़ा है कौन छोटा है? सोडियम छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है ना, बड़ा है। डाउन द ग्रुप जाते हो साइज आपका बढ़ता है, लिथियम छोटा है ना। तो अगर लिथियम छोटा है, ये साइज अगर ये बड़ा है, तुम बताओ मगर जब पानी में जब जाता है तो चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा है? लिथियम का। तो पानी इसको क्या करेगा? घेर लेगा। घेरते 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 उसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और सोडियम को क्या करेगा? कम घेरेगा, इसका साइज क्या हो जाएगा? आपका छोटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो अब इसका साइज पानी में बड़ा हो जाएगा। तो याद रखना, जो गैसियस में जितना छोटा होता है, एक्वस मीडियम में जाने के बाद उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो साइज में बड़ा हो जाता है। तो फाइनली ये बात ध्यान रखना, समझ में आया? क्लियर है? नाउ थर्ड केस देखो, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मोबिलिटी का मतलब, अब तुम ही बताओ, जितना ज्यादा बड़ा होगा पानी में मूव भी क्या करेगा? कम करेगा। जब पानी में मूव कम करेगा तो हम बोल सकते हैं मोबिलिटी कम हो जाएगा। तो मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन इन द एक्वस मीडियम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। अब तुमको पता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस का मूवमेंट होना चाहिए। जब मूवमेंट ही क्या होगा आपका? कम होगा। मोबिलिटी ही जब कम होगा तो मतलब इलेक्ट्रोड में कैसे जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करके लेकर जाएगा। तो इसीलिए याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर में आयंस फ्री होना चाहिए। और आयंस फ्री नहीं होकर मूव नहीं कर रहा, हल्का हल्का मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्या करेगा? वो कम करेगा। बात समझ में आया? इसको और मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा इस चीज को जब आप केमिकल काइनेटिक्स छोड़ के आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, आपका थर्ड चैप्टर है, उसमें काफी डीपली मैं पढ़ाऊंगा उस चीज को। तो फिलहाल आप याद रखोगे कि कंडक्टेंस क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का आपका ज्यादा तब होगा जब आपका मोबिलिटी क्या होगा? आपका मोबिलिटी आपका क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा होगा। और मोबिलिटी अगर कम होगा तो साइज ऑफ कैटायन मीडियम में क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। बोल क्लियर है? तो इन सारे प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है ना? क्लियर? तो आओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या हो रहा है? गैसियस मीडियम में बढ़ता है, मगर एक्वस मीडियम में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। देखो लिथियम आपका बड़ा हो गया, फिर देखो आपका सीजियम क्या हो गया? छोटा हो गया। बोलो क्लियर है? नाउ उसके बाद मोबिलिटी बोला है, मोबिलिटी किसका होगा बताओ? लिथियम का मोबिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि एक्वस मीडियम में वो क्या था? बड़ा था, तो मोबिलिटी कम हो गया, नजर आ रहा है? सीजियम का ज्यादा हो गया। नाउ उसके बाद आपका नॉन पोलर सॉलिड डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो बच्चा सोच रहा है सर आयनिक में आयनिक का इंटरेक्शन हो रहा था, नॉन पोलर में कौन सा फोर्स है भाई जो एक सॉलिड को अट्रैक्ट कर रहा है? सॉल्वेंट कौन सा अट्रैक्ट उसको अट्रैक्ट करेगा, सेपरेट करेगा? तो याद रखना यहाँ पर एक फोर्स का नाम है लंडन डिस्पर्सन फोर्स। याद समझ में आ गया प्रॉपर्टी को? अब जैसे ही प्रॉपर्टी हो गया तो अभी हम लोग क्या देखें, नेचर समझ में आ गया, नेचर का सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? अब जैसे बच्चा बोलता है ना सर टेम्परेचर इफेक्ट, तो बोले थे सर अभी तो आप एक एग्जाम्पल दिए थे कि सर अगर ज़्यादा चीनी को घुलाना होगा तो टेम्परेचर आग लगा दीजिए। टेम्परेचर बढ़ाने इसका मतलब सॉल्विटी बढ़ जाता है, ये बात सोच रहे ना? मगर हमेशा नहीं होता है, मोस्टली केस में होता है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस का, उसके हिसाब से वो आंसर मारोगे। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है डिक्रीज इंक्रीज तो आप देखेंगे क्वेश्चंस करेंगे, मगर आपको देखना है ऑप्शन में, चालाकी करना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आंसर क्या दिया, उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। मगर मैं आपको बता दे रहा हूं, हमेशा कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा आप टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्विटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सॉल्विटी घटता भी है टेम्परेचर बढ़ाने से, याद रखना। तो ऐसा कौन सा नेचर है? डिपेंड कर रहा है रिएक्शन कैसा है। भाई कोई भी सॉल्युबल हो रहा है तो एक रिएक्शन ही तो है। तो आ जाओ हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? ले चैटरे प्रिंसिपल। ले चैटरे प्रिंसिपल पढ़े हो ना? ले चैटरे प्रिंसिपल क्या होता है? कोई बात नहीं, नाम से अगर नहीं जानते हो, भूल गए हो या कोई बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा समझ लो क्या, ठीक है? बात को थोड़ा समझना। नाउ मान लो, आ जाओ, मान लो मेरे पास ए है, ध्यान से सुनोगे अच्छा कहानी, ठीक है? ए मेरे पास क्या आपका सॉल्यूट है और बी मान लो क्या है आपका? एक सॉल्वेंट है। अब मान लो ए को सॉल्युबल होना है तो मतलब बी के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और करके कहां चला जाएगा बताओ? कहां चला जाएगा? सॉल्यूशन बना लेगा। बोलो क्लियर है? अब मान लो रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? रिएक्शन कितने टाइप के? आपने कभी लैब में गया होगा
जब आप एक सॉल्वेंट में कोई भी चीज़ डालते हो केमिकल, देखते हो टेस्ट ट्यूब अचानक गर्म हो जाता है। देखोगे बिना आग में लगा है, बिना फिल्म आग गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो सॉल्यूशन जैसे सॉल्वेंट में गया वो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस किया। उस एनर्जी का नाम क्या है? उस एनर्जी का नाम क्या है? क्या है? चेंज इन हीट, इंथैल्पी। वो एनर्जी चेंज किया। जो एनर्जी लॉस करता है ना, उस रिएक्शन का नाम क्या है पता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होता है, एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एनर्जी लॉस करता है, एंडोथर्मिक क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो तुम ही बताओ, अगर ये एक्सोथर्मिक है, मैं अगर मान लो, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये अभी समझ लो क्या सर, आप टेम्परेचर जब भी बढ़ाते हो ना तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। याद रखो फिलहाल के लिए, अभी तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मगर अभी जान कोई भी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर सॉल्युबिलिटी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमेशा सॉल्युबिलिटी क्या होगा आपका? सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो बताओ अगर ये सॉल्युबल होगा तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बताओ, फॉरवर्ड। अगर इनसॉल्युबल होगा तो कहां जाएगा ये? मतलब सॉल्यूशन में से ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, मतलब वो इनसॉल्युबल हो गया। तो अभी हमको क्या देखना, अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। तो जब भी एनर्जी लॉस होगा, तो यहां से माइनस होगा तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस होगा, ये होगा। तो इसका मतलब ये कहां है? ऐसे इक्विलिब्रियम में है। आपको लगता है कि वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है, मगर जितना ये सॉल्युबल होता है उतना फिर वो इनसॉल्युबल हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जब भी इक्विलिब्रियम अटेंड करता है तो कुछ पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारे फैक्टर्स, वो सब क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट हो जाता है और बहुत सारे फैक्टर, या तो टेम्परेचर हो गया, तो प्रेशर हो गया, या तो वॉल्यूम हो गया, या तो मास हो गया, या तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो इन सब पैरामीटर को तुम चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? डिस्टर्ब। और डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है? अगर ज्यादा हो गया तो वो क्या होने लगेगा? कम करेगा। अगर कम हो रहा है तो ज्यादा करने लगेगा। ये ठीक उसको मेंटेन करता है। तो बताओ अगर डेल्टा एच का वैल्यू अगर मान लो 10 जूल मैंने ले लिया, मान लो एक एग्जांपल के तौर पर, तो इस सॉल्यूशन का एंथैल्पी 10 जूल हमेशा मेंटेन रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है। अब मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो तुम ही बताओ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? बताओ, बढ़ जाएगा। तो मान लो ये डेल्टा एच का, ये डेल्टा एच 1 था, ये डेल्टा एच 2 हो गया, इसका हो गया मान लो अब टोटल कितना हो गया? 15 जूल। कितना से इंक्रीज किया? 5 जूल से। तो 5 जूल से अगर बढ़ रहा है तो यहां पर डेल्टा एच ये चाहेगा, कौन? ले चैटर प्रिंसिपल बोलता है, ये चाहता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड फिर से चाहता है, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम क्या हो गया होगा? बताओ, डिस्टर्ब हो गया होगा। तो ये चाहेगा 15 से फिर कहां जाना चाहेगा? अब 15 से 10 जाने के लिए 5 जूल को क्या करेगा? वो लॉस करेगा। लॉस करेगा कौन? ये रिएक्शन। तो सॉल्यूशन क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करके कहां भागने लगेगा? बैकवर्ड भागने लगेगा। ठीक है ना, मेंटेन करने लगेगा। तो जैसे बैकवर्ड भागेगा तो बताओ ये सॉल्यूशन में से आपने सॉलिड एंड सॉल्वेंट को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। बात समझ में आया? तो मतलब वो हो जाएगा इनसॉल्युबल। तो मतलब जब भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है सॉलिड एंड सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो नोट बोल दिया है टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो, क्लियर है? नाउ अब जैसे बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो सॉल्विटी क्या होगा? देखो, अब या तो लीनियर ही घटेगा या तो कर्व में घटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा है सॉल्यूट का। समझ में आ रहा बात? तो ये चीज आपको याद रखना है। अब वो कौन कौन से है तो देख लो, कुछ मैंने एग्जांपल लिखा है। कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जब तुम डालते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, तो ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और फाइनली क्या होता है? ये टेम्परेचर बढ़ाने से ये घटने लगता है। तो अगर आपको एग्जाम में बोल देगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बताओ उसका सॉल्विटी किस पैरामीटर पर, कंडीशन पर ये लाइक करेगा? तो बोलोगे आप टेम्परेचर घटा दो। टेम्परेचर घटा दोगे सॉल्विटी बढ़ जाएगा। मतलब लिथियम का कार्बोनेट ले लो, सोडियम का कार्बोनेट ले लो, ये वो सारे सिस्टम है जहां से आपका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विटी घटता है और टेम्परेचर घटाने से सॉल्विटी बढ़ता है। बोलो, क्लियर है ये बात? नाउ जैसे ये बात क्लियर हो गया, ठीक इसका उल्टा। अब ठीक इसका उल्टा क्या है? कुछ आयनिक सब्सटेंस ऐसे हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विटी बढ़ता है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है आपका? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस आपका है, सोडियम का है, और NaCl है, KNO3 है, KCl है, एक्सेट्रा। ये वो सारे एग्जांपल है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। बात को समझना अच्छा से, है ना? पूरे क्वेश्चंस के साथ एक कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन अगर उठेगा तो क्वेश्चन आप नहीं दे पाओगे, इसलिए ध्यान से देखोगे क्या हम बोल रहे एक एक चीज। अब ये सब चीज़ अच्छा समझ लोगे ना, तो आपको मैं हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम दूंगा या कोई भी अगर एडवांस प्रॉब्लम दूंगा या जेई का नीट का जो भी दूंगा, आप कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन को उठाओगे ना, तो एक बार क्वेश्चन का घुमाता है ना,
तो क्वेश्चन अगर गलत भी देता है या क्वेश्चन अगर नहीं भी कर पा रहे हो, तो अगर तो आपके पास नॉलेज है, आप क्वेश्चन को ट्रिकली सॉल्व करके बता दोगे आंसर इसका, हाँ ये आंसर होगा सर, क्योंकि हमने इस चीज़ के बारे में डीपली पढ़ा है। और जब कोई भी चीज़ डीपली पढ़ते हो ना बाबू ना, बता रहे आपको, नीट में या कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल में एक दिन में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। किसी के पास इतना मजाल नहीं है कोई भी स्टूडेंट का एक दिन में या एक हफ्ता में या आपको 10 दिन भी दे दे, आप पूरे लगभग अगर बात करते हो 90 चैप्टर या 80 चैप्टर को आप एक दिन या एक हफ्ता में रिवाइज अच्छे से करके एग्जाम देके आओगे, है ना, बात समझ में आ रहा? तो कुछ चैप्टर हमारे पास ऐसा कमांड बनाओ आप अपने चैप्टर पर, जो हम नहीं भी पढ़ेंगे ना, वो हम एग्जाम हमको एक दिन पढ़ने की दरकार नहीं है, उसको छोड़ भी देंगे ना तो आराम से मुझे याद है, जाके हम एग्जाम देके आएंगे। तो उस कब होगा, जब आप समझ के पढ़ोगे चीज़ को। अब तक जो मैंने एक क्लास किया समझ के पढ़ा, आपको नॉलेज भी हुआ, फिर दूसरा पढ़ाएंगे, अभी ये देखो नॉलेज हो रहा है। रटना कुछ नहीं है, रटना उसी टाइम है जब आप डेफिनेशंस रटोगे, डेरिवेशंस रटोगे, बस उसको एग्जाम के लिए लिखने के लिए, कॉम्पिटिशन में नहीं। कॉम्पिटिशन में 4 ऑप्शन दिख जाएगा, मिल जाएगा, काम हो गया। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, सॉलिड सॉल्वेंट, बताओ यहाँ से एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि एंडोथर्मिक है, किस में कन्वर्ट होगा, प्लस हीट, किस में कन्वर्ट हुआ, सॉल्यूशन में, पास में है। तो अब हीट क्या है, देखो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन, अब यहाँ से माइनस हो, यहाँ प्लस हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो इसको यहाँ से हटाई दो, हम यहाँ कर दे रहे क्या, प्लस हीट कर दे रहे, डेल्टा एच वहाँ कर दे रहे। अब जैसे कि आप टेम्परेचर बढ़ा से इसका डेल्टा एच देखो क्या, डेल्टा एच मान लो 10 जूल ले ले, फिर से डेल्टा एच टू क्या कर दिया बताओ, डेल्टा एच टू कितना कर दिया, 15 जूल कर दिए। अब बताओ यहाँ कितना बढ़ा, 5 से, तो अब ये 5 से घटाना चाहेगा, तो घटाया कब, ये क्या करेगा, तो एब्जॉर्ब कर रहा था सॉल्यूट, वो 5 जूल को एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ भागने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हो गया, डायरेक्शन जा रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, और क्लियर है। तो ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ग्राफ देखो, टेम्परेचर देखो बढ़ा रहे हो, आपको सॉल्युबिलिटी देखो क्या हो रहा है, देखो एक बढ़ रहा है, एक लीनियर बढ़ रहा है, तो एक आपका कर्व बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 टाइप के सॉल्युबिलिटी, आपको पता चल गया, एक एक्सोथर्मिक के अकॉर्डिंग, एक एंडोथर्मिक के अकॉर्डिंग। तो देखो आपके पास एक ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ को अच्छे से ध्यान से देखो, ये अलग अलग टेम्परेचर पर आपको सॉल्युबिलिटी कर्व दे रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, देखो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, देखो घट रहा। तो इसका मतलब वो कौन सा नेचर का होगा, एक्सोथर्मिक। तब ग्राफ से आप डेटा उठाओ कि समझो कि वो कर्व किसका दिया है, उसका नेचर क्या है। हो सकता है आपको एग्जाम में दे देगा, बताओ कोई एक्सो एंडो है, तो आप पहचान लिए सर, हमको तो पता है, अगर डिक्रीज कर दो एक्सोथर्मिक है। अब मैक्सिमम देखो सब कहाँ जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है ना, जा रहा है ऐसे करके, जा रहा है ऐसे करके। और अगर आपको कोई 2 ग्राफ लेना है, जैसे मान लो हम ब्लू वाला ले लिए, ये ले लिए और ये पर्पल वाला ले लिए, हमने इसको खींच लिया ऐसे, तो इस टेम्परेचर पर आप देख रहे हो, देखो इसका ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा है और ये पॉइंट क्या कर रहा है, किसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो बोलोगे सॉल्युबिलिटी किसका, KCl का ज़्यादा है। मगर देखो टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ा दिया 80 पर कर दिया, तो अब देखो किसका हो गया, अब उल्टा हो गया, अब K2Cr2, हाँ मैंने किसका लिया था, इसका लिया था, पर्पल कलर लिया था। जब मैं टेम्परेचर रख रहा था देखो 60 डिग्री, तो किसका कम था, K2Cr2O7 का था। अब KCl क्या हो रहा है, आपका ज्यादा था, मगर टेम्परेचर से बढ़ा दिए तो अब क्या हो गया बताओ, KCl कम हो गया और क्या हो गया, K2Cr2 से कम ज्यादा हो गया। तो डिपेंड टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, उसका नेचर पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखोगे नाउ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं। कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, या तो लिनियरली बढ़ रहा है या तो लिनियरली घट रहा है, या तो कर्व में घट रहा है या तो कर्व में बढ़ रहा है, कहीं भी ये टूट नहीं रहा है, एक लिनियर फॉर्म में कंटिन्यूअस वो या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या। चलो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। भाई इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, कोई इफेक्ट ही नहीं है। आप किसका बात करें, याद रखोगे, सॉलिड एंड लिक्विड बात चल रहा है ना, बात समझ में आना, क्लियर है। तो अगर मान लो अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर बात करो, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। आप सोचोगे कि मैं प्रेशर लगाऊं, प्रेशर लगा के मैं इसको कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस करके उसको सॉल्युबल कर दूं, भाई सॉलिड कंप्रेस नहीं होता। सॉलिड को तो सॉलिड जो आपके स्टेट में जो सॉल्यूट है उसको कंप्रेस करके तुम सोचोगे उसको डिसॉल्व करवाना है, भाई सीधा सा बात है, वो तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तो सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी है, तो प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। तो जब भी एक सॉलिड सब्सटेंस को जब आप लिक्विड सब्सटेंस में डिसॉल्व करवाते हो तो प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, प्रेशर डज नॉट हैव एनी, बोला है कि क्या बोला, मार्क्ड इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। इट इज ऑल्सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर द हाईली, क्या है बोलो, इनकम्प्रेसिबल है, एंड द प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्रेशर। फाइनली बोल दिया गया है। बोलो क्लियर है। अब जब ये बातें अच्छे से क्लियर हो गया तो बताओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास हाजिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम करते हैं तो देखो क्या बोला है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑलमोस्ट, बोला है द ऑलमोस्ट नहीं सॉरी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मोस्ट सॉलिड, बोला है कि सॉल्यूट इन द लिक्विड, ठीक है, सॉल्वेंट बोला है क्या, इंक्रीज विथ। तो पहले बताओ कि आपका क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मोस्ट सॉलिड सॉल्यूट इन द लिक्विड सॉल्वेंट इंक्रीजेस विथ। ध्यान से सुनोगे, अब बोलोगे सर
आपका सॉलिड जो सॉल्यूट है किसी लिक्विड में है ना सॉल्वेंट में इंक्रीज करता है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है मोस्ट, ठीक है, ज़्यादातर। तो ज़्यादातर अगर देखते हो यहाँ पर मोस्ट यूज हुआ है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे सर टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से घटता भी है बढ़ता भी है कुछ भी होता है, तो मोस्ट यूज़ किया है। तो मैंने आपको अभी भी लेक्चर में बताया था ज़्यादातर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विटी बढ़ता है। तो फाइनली बोलेंगे इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2। देखो यही होता है क्वेश्चंस को समझना, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, बात समझ में आ रहा ना। नाउ उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड डिपेंड ऑन। आप बताओ किस किस डिपेंड करता है? लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है क्या? हाँ सर करता है सर। सर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रेशन एनर्जी करता है सर। टेम्परेचर, हाँ सर वो भी करता है। लास्ट हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो फाइनली हम लोग बोल दिए ऑल ऑफ द अबव। बोलो क्लियर है? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, क्लियर हो रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। नाउ अब बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द गैस इन द लिक्विड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, एग्जाम में यही बातें ज़्यादा पूछता है। अब इसको कहानी से समझो और प्रैक्टिकली पूरा समझो, पूरा मैं डेरिवेशंस करूँगा, अच्छे समझो। अच्छा पहले इस चीज़ को समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी आएगा। मोल फ्रैक्शन है क्या? देखो यहाँ गैस के बारे में बात चल रहा है ना, तो मोल का फ्रैक्शन, एक कंटेनर लो, एक कंटेनर लो, कंटेनर में दो गैस को मिक्स कर दिया। याद रखना दोनों गैस आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहले ही कंडीशन। तो मैंने दो गैस ले लिया, एक गैस मान लो येलो कलर का मैंने गैस लिया। अब येलो कलर का गैस लोगे तो कुछ मोल्स तो होगा, तो मैंने मान लिया Na मोल्स ऑफ, क्या ये मोल्स ऑफ गैस है A का। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक और गैस को मिक्स कर दिया, जो कि मेरे पास क्या है रेड कलर का जो मॉलिक्यूल है, जो मैं अनदर गैस है, ये आपका मोल्स ऑफ क्या है B का है। मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि दोनों को जब हम क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं, एक सोल्यूशन बन गया मान लो। तो व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन? तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग देखो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक लेटर है, शायद कुछ क्या चाय क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी हमको नहीं पता, अभी आप देख लो, हम इसको एक्स मेनली यूज़ करेंगे, हम इसको एक्स मेनली यूज़ करेंगे, ठीक है। याद नहीं आ रहा इसका नाम क्या है, ग्रीक लेटर है, ठीक है ना। तो फाइनली मोल फ्रैक्शन को मेनली हम लोग एक्स यूज़ करेंगे फिलहाल के लिए। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बताओ अगर आप मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो एग्जाम हॉल में, एग्जाम में अपना फिजिक्स में, बताओ फिजिक्स में आप 100 में 60 लाए, तो आप क्या बोलोगे? सर नंबर का फ्रैक्शन क्या है, हम पूछे आपसे, तो आप क्या बोलोगे? 60 डिवाइड बाई 100। तो नंबर का फ्रैक्शन इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो परसेंटेज निकल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो आप क्या बोलोगे? उस मिक्सचर के अंदर उसके कितने मोल्स है ए का? तो बोलोगे Na। टोटल मोल्स हो जाएगा, टोटल मोल्स आएगा आपका Na प्लस Nb, ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वहीं अगर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का, तो क्या बोलोगे? Nb बाई में Na प्लस Nb, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल के आ गया। बोलो क्लियर है? अब एक चीज़ याद रखना, इस चैप्टर के अंदर में इतना इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दोनों को मोल फ्रैक्शन को ऐड किया जाए, वो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 11 में भी, ठीक है ना। तो बताओ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जितने भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हो, वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? समझ आई ये बात? अब बताओ अगर एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर वो दे रखा है आपको 0.4, तो ए का कितना होगा? 0.6। याद रखना 1 से कोई ज़्यादा नहीं हो सकता, दोनों मिला के 1 होगा। फ्रैक्शन का ये मतलब होता है, वही इंटू कर देंगे 100 तो वो परसेंटेज में भाग जाएगा। पास में क्या बोले ना, ये है भाई मोल फ्रैक्शन। अब जैसे मोल फ्रैक्शन क्लियर होगा तो अब थोड़ा आते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गैस, ठीक है, इन द लिक्विड। पहले बात बताओ, आपने सॉफ्ट ड्रिंक हो गया है ना, पिए आराम से, सॉफ्ट ड्रिंक तो आप लोग बहुत बच्चे लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो हो गया। तो आप देखो कोल्ड ड्रिंक में जो हम लोग टेस्ट जो लेते हैं हम लोग, है ना, वो झंझनाट टाइप का जो टेस्ट होता है, वो किसके वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहला बात, अगर तुम बोतल को खोलते हो तो एक आवाज़ आता है ना, आता है ना। ये जो आवाज़ है वो किसका आवाज़ है? ये है आपका CO2 गैस, जो प्रेशर अंदर जो उसमें कंप्रेस करके मैंने जो डाला हुआ है वो उसका आवाज़ है, बाहर निकलता है अचानक से। और ध्यान रखो बोतल में कभी भी हम जो डालते कोल्ड ड्रिंक डालते हैं वो पूरा पैक्ड नहीं करते, पूरा फुल नहीं भरते हैं, थोड़ा सा खाली भरते हैं। खाली इसलिए भरते हैं कि बोतल का टेम्परेचर चेंज होते रहता है, कभी फ्रिज के अंदर तो कभी बाहर, जिसकी वजह से वो खाली रहेगा ना, खाली रहेगा तो गैस जो होगा वो डिजॉल्व अनडिजॉल्व होते रहेगा। और नहीं तो अगर पूरा भर देंगे ना
तो मतलब कि भर देने बाद गर्म करेंगे तो गैस क्या होगा, बाहर अगर निकलना चाहे तो कहाँ आएगा, इतना प्रेशर आएगा तो बोतल फाड़ के निकल जाएगा। सिंपल सा बात है। तो अब ये इससे पता चला, सर आपने एक वर्ड बोला भी, क्या, अगर गर्म हो जाएगा तो गैस बाहर निकल जाएगा। आपने पॉइंट नोट नहीं किया, ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। इसका मतलब गैस ठंडा में डिजॉल्व होता है, मतलब गर्म में अनडिजॉल्व होता है। और गर्म में अनडिजॉल्व तब होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से अनडिजॉल्व कब होता है, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक, मतलब गैस का डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये डाल लो। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको लिख दूंगा मैं यहाँ पर कि गैस का डिसॉल्व होना ऑलवेज 100%, दुनिया का कोई भी गैस हमेशा क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये कान में डाल लो, ठीक है। नाउ अब आते हैं, तो फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड टू फॉर्म ए होमोजेनियस सॉल्यूशन। अब सेकंड बातों में आते हैं, ये एक होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है हमेशा, कोई भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा एक होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये तो देख ही रहे हो, और बहुत अच्छा एग्जांपल है क्या, कि ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन द वाटर। ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन द वाटर, पानी में थोड़ा सा तो डिसॉल्व है। मतलब ऑक्सीजन कैसा है, पोलर कि नॉन पोलर, नॉन पोलर है। वाटर क्या है, तो क्या डिसॉल्व होगा ऑक्सीजन, नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन पोलर होता, ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाके पानी में चला जाता, और हम लोग पानी में तैरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, वहाँ ज़िंदगी जीते अपना पानी में, है ना। इसीलिए थोड़ा सा होता है, ज़्यादा इतना होता है कि जो मेरा एनिमल्स हो गया, जैसे एनिमल छोड़ दो पहले, एक तरीके से बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स हो गया, या एक्वाटिक कोई भी चीज़, जैसे मछली हो गई, फिश हो गई, फिश ज़िंदगी जी सकती है। मगर कुछ कुछ बड़े बड़े मछली ऐसी होती है उसको ऑक्सीजन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। देखो ऊपर आता है ऑक्सीजन लेके, फिर नीचे चला जाता है, बबल मार के चला जाता है, दिखते हो ना। उसका भी रीजन बताएंगे सब कुछ, अभी थोड़ा सुनो। तो मैंने एग्जांपल बताया एक एक चीज का, कि एग्जांपल CO2 डिसॉल्व इन द वाटर अंडर द हाई प्रेशर सोडा वाटर, ठीक है। तो मतलब अब कैसे सॉल्युबल हो रहा है वो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान सुनोगे। देखो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। एक लिक्विड मैंने दे रखा, मैंने हाई प्रेशर में क्या किया, गैस को डाल दिया। तो गैस कभी भी पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता है, पहला बात। तो आप क्या करोगे, इसको कंप्रेस करोगे। जैसे कंप्रेस करोगे गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, करीब आएगा और करीब आएगा, करीब आते 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 एक टाइम आएगा वो किस फेज में चला जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, वो गैस कंडेंस होके लिक्विड में हो जाएगा, और लिक्विड हो जाएगा वो पानी के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और तब तक जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा के हो तब तक, जैसे प्रेशर हटाओगे वो लिक्विड फिर बाहर आने लगे। इसका ये मतलब हुआ सर गैस का सॉल्युबिलिटी दो बातों पर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर पर गैस कैन बी डिसॉल्व, इसलिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ द CO2 डिसॉल्व होगा, और पियेंगे तो मजा आएगा, टेस्ट होगा। और एक बार ढक्कन खोल के देख लो, उसके बाद पियो थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक पियो। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर ना, हाँ हाँ, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर आपका गैस डिसॉल्व होगा, और एक बार अगर आप फ्रिज से निकाल दो और ढक्कन खोल को छोड़ दो, उसके बाद पियो, उसको देखो बोले कोल्ड ड्रिंक का कोई इज्जत नहीं है, चाहे एक बोतल तुम्हारे सामने क्यों ना रख दे। बात समझा क्या बोले ना। तो अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखा है क्या, कि ऑक्सीजन इज द सफिशिएंटली सॉल्युबल इन द वाटर, इतना सफिशिएंट थोड़ा सा सॉल्युबल होता है टू अलाउ द सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक लाइफ इन द लेक एंड द रिवर साइड एंड ओशियन। ठीक है, बात समझ में आया। अब कैसे सॉल्युबल होता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है, उसको थोड़ा समझना है। देखो मैंने मोल फ्रैक्शन में लिखा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप अपना लिख लोगे या फोटो लिख लोगे, मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ, यहाँ पर क्या है, एक मेजरमेंट लिखा है, यूनिट लिखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रहने दो, मैं इसको हटा देता हूँ। क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम आपको पता ही है क्या आपका वॉल्यूम है, क्यूबिक डेसीमीटर, 1 लीटर। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। कभी कभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में ये कन्वर्जन बहुत काम आता है, 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर होता है। नहीं तो हमेशा कैलकुलेटर करते रहोगे या तो गूगल में देखते रहोगे, कन्वर्जन करते रहोगे। ठीक है, कुछ सीखो, तो ये सब चीज़ रखो। 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये सब चीज़ देखते रहोगे, यूनिट में बहुत काम आएगा। ये सब चीज़ नहीं जानोगे फंस जाओगे न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, याद रखोगे। आ जाओ, अब देखो, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। अब मेनली यही कॉन्सेप्ट है, यही मजेदार वाला कॉन्सेप्ट है। क्या पहला वही बात फिर से, क्या नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। गैस कैसा होना चाहिए, पोलर, तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, इसमें भी लाइक करेगा। दूसरा पोलर मैंने बोल दिया ऐसा, N2 ऑक्सीजन आर्गन हीलियम लेस सॉल्युबल इन द वाटर। ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स। बट N2 ऑक्सीजन आर्गन एंड हीलियम लेस सॉल्युबल इन द वाटर। ट्रू, क्योंकि सब नॉन पोलर है।
है ना। और SO2 क्या है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, पोलर है। आपका HCl क्या है, पोलर है। अमोनिया भी क्या है, सब पोलर सॉल्वेंट है। मैंने ऑलरेडी पहले बोल रखा है, ये मोर सॉल्युबल होता है इन पानी में हमेशा, क्योंकि पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है। तो पता चल गया नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट का। दूसरा बात क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो मैंने अभी भी आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, हीटिंग द गैस एंड सॉल्यूशन सम गैस इज यूजुअली एक्सपेल आउट ऑफ द सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, घर में पानी गर्म तो किए ही होगे, किए हो ना। तो दो टाइप का बबल उसमें से निकलता है, पहला इनिशियली बबल एंड सेकेंड आफ्टर बॉइलिंग बबल। दो टाइप का बबल होता है, ठीक है ना। जो टेम्परेचर रीच कर जाता है बबल, जब आप 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल हो जाता है, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो बबल होता है। मगर जब इनिशियल, जब तुम हल्का सा तुम जलाओगे, स्टोव को जला के तुम करोगे, फ्लेम में रखोगे पानी को, तो देखोगे इनिशियल टाइम में पहले छोटा छोटा बबल कंटेनर के साइड में आता है। देखोगे वो पता है क्या बबल होता है, वो बबल होता है आपका जो पानी में जो गैस डिजॉल्व है, बहुत सारा गैस डिजॉल्व होता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा गैस डिजॉल्व, वो अनडिजॉल्व होने लगता है, वो कंटेनर के सरफेस पर आता है, फिर हल्का सा देखो ऊपर आएगा, गैस एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। देखोगे, एक एक्सपेरिमेंट देखना करके, हमने देखा है। पास में क्या बोलना, तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने से गैस हमेशा क्या होता है, अनडिजॉल्व होता है। ये बात आप बार बार समझ लो, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया। सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिडिटी क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मैं आपको बता दिया, है ना। दूसरा, सॉल्बिडिटी ऑफ द एक्सोथर्मिक एक से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऑलरेडी मैंने बता दिया। मगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, एक छोटा सा एक्सेप्शन याद रख लो। वो छोटा सा एक्सेप्शन क्या है, ये बोल रहा है कि सॉल्बिडिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बट देयर इज सम एक्सेप्शन फॉर द एग्जाम्पल सम स्प्रैंगली सॉल्युबल गैस। स्प्रैंगली सॉल्युबल गैस का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा सा डिजॉल्व होने वाला गैस। वो कौन सा गैस हो सकता है, सच एज हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैस। हाइड्रोजन गैस, इनर्ट गैस पानी में बहुत कम डिजॉल्व होता है, तो ऐसे गैस को बोलते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल गैस, जो कि कम डिजॉल्व होता है। ये टेम्परेचर तुम अगर बढ़ाते हो ना थोड़ा सा पहले, तो सॉल्वेंट थोड़ा सा इंक्रीज करता है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है। और वो किस सॉल्वेंट में, पानी में नहीं, ये होता है आपका, आप बोल दिया इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल में और एसीटोन में। एसीटोन भी एक सॉल्वेंट है ना। एसीटोन तो अब तो आप लोग क्लास 11 में एसीटोन क्या होता है भली बात बहुत अच्छे से जानते हो, अल्कोहल क्या होता है जानते हो। तो अल्कोहल सॉल्वेंट लो, एसीटोन लोगे तो क्या होगा, सॉल्बिडिटी थोड़ा सा पहले इंक्रीज करेगा फॉर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, एक तरीके से किसके लिए, आपका इनर्ट गैस के लिए। और फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर घट जाएगा, मैटर नहीं। मगर पहले टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिडिटी क्या होगा, पहले थोड़ा सा बढ़ेगा, देन उसके बाद डिक्रीज करेगा, वो बात का बात है। तो ये एक्सेप्शन थोड़ा याद रखना, काम आने वाला है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखो। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जब भी केस आता है तो पहला नाम आ जाता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ मोस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपका बोर्ड में छप गया, ये आप लिख लो अपने कॉपी में। हेनरीज लॉ या तो डिफिनेशंस या तो एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम 2 नंबर का आपका आएगा, याद रखो, ठीक है ना। तो ऐसे में जब भी क्लास करूंगा ना तो मैं इंपॉर्टेंट बातें बताते रहूंगा, और आपके एग्जाम में वो चीज़ आपका इंपॉर्टेंट आप याद करके हमेशा फोकस थोड़ा ज़्यादा करके रखना एग्जाम के लिए, अपना रेडी करोगे बोर्ड के लिए। फिलहाल के लिए देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या रोल है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छा समझाता हूँ, पूरे एक्सपेरिमेंटली समझाता हूँ, और एकदम ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये बातें हिला तो मतलब कि न्यूमेरिकल्स हिला, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हिला, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछता है। आओ अब ध्यान देखो, चलो लेते हैं एक कंटेनर फिर से, ठीक है, ले लो कंटेनर, हम आराम से बताएंगे। कंटेनर में है भाई साहब लिक्विड, ठीक है, ले लिए लिक्विड। और लिक्विड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ गैसेस को रखा है, गैस को, और यहाँ पर चलो पिस्टन लगा दिए, चलो ये लगा दिए पिस्टन, ठीक है। और गैस थोड़ा लिक्विड को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, लिक्विड को ले लो नीचे, ठीक है। और जो लिक्विड तुम देख रहे हो यहाँ पर लिक्विड आपका, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, समझ लो। अब देखो यहाँ पर हमने ये लगा लिया पिस्टन, पिस्टन मूवेबल है, आराम से मूव कर सकता है, ठीक है, ये मूवेबल है, मूव करेगा। और इसके अंदर में गैस मैंने रखा पहले, चलो ये गैस है, ये दूर दूर होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होंगे, बोलो क्लियर यहाँ तक। आप क्या करोगे, आप इसको कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस करने के लिए ऊपर से क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। चलो हमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगाया, पी एक्सटर्नल मैंने प्रेशर लगाया, ठीक है। तुम बताओ अगर तुम इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाने से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर अंदर जा रहा है, अब क्या होगा, वो
पास आएगा। तो चलो पास थोड़ा और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है। पास बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स को और भी बना दिया, जिससे पता चलेगा मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गया, मैंने बना दिया। अब बताओ, अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा थोड़ा सा, तो कंप्रेस होने का टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है, हो रहा है ना। तो मतलब इनके बीच का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, इनके बीच का भी प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब ट्रेन में पूरा, तुम लोग ट्रेन से बहुत ज़्यादा आते जाते हो, तो आप लोगों के साथ ट्रेन से बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिल सकता है। ट्रेन फुल है, ठीक है, ट्रेन फुल है, मान लो इतना फुल है, अब तुम कोई पैसेंजर जैसे आया स्टेशन, तो देख रहे हो कि अब इतना फुल है, तुम लोग एक दूसरे का बॉडी टच किए हुए ऐसे खड़े हुए हो। अब दूसरा कोई इंटर मारेगा, तुम उसको देख के क्या बोलोगे, बाप आँख फटेगा कि अब कोई इन किया कि अब और हम लोग के बीच में प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, मतलब और ज़्यादा प्रेशर लगे, हम लोग के बीच में प्रेशर एक्ट करेगा, फील होता है ना, डरते हो। तो मतलब बाहर का प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब ये इनडायरेक्टली बुक्स में लिखता है, इस प्रेशर का बात नहीं करता है, इस प्रेशर के बारे में बात करता है, इसके आपस के बीच का प्रेशर का बात करता है। तो इसके आपस का प्रेशर तभी बढ़ेगा जब बाहर में प्रेशर तुम लगाओगे। तो बताओ, अब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, इनके बीच में कंप्रेस ज़्यादा होगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, ठीक है। तो मान लो ये क्या हुआ, ये गैस क्या हो गया, लिक्विड में चला गया, कितना, अभी एक गया, अभी एक गया, ठीक है। और प्रेशर बढ़ाया और कंप्रेस हुआ और इनके बीच का प्रेशर बढ़ा, तो और क्या हो गया, वो फिर से कहाँ जा रहा है बाबू, बोलो, लिक्विड में जा रहा है। तो जैसे जैसे करते जाओगे, एक टाइम तो आएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि हाई प्रेशर लगा के पूरा धक्का मार कर सारा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, ये तो रूल नहीं हो सकता है। कुछ गैस तो आपको, कुछ ना कुछ गैस होगा जो उसका टेंडेंसी होगा, इससे ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो सॉल्युबल, मतलब वो कंप्रेस नहीं होगा, एक मैक्सिमम टेंडेंसी तो होता है ना, इसलिए। तो अब देखो, जैसे मैंने पिस्टन लाया तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, करते एक टाइम फिक्स आएगा कि अब क्या होगा कि इसके बीच का प्रेशर बहुत सारे करीब आ गया, इतना करीब आ गया, इतना करीब आ गया, इतना करीब आ गया कि कुछ गैस मॉलिक्यूल्स चलो सॉल्युबल हो गए। तो और क्या है, कुछ बचा हुआ है अनडिजॉल्व, कुछ बचा हुआ है अनडिजॉल्व। अब अनडिजॉल्व बचा हुआ है तो क्या हो रहा है कि अब जैसे ये नीचे गया तो यहां से क्या हो गया, ये फिर से ऊपर आ गया, मतलब क्या हो गया, वहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया। और एक टाइम पर जैसे इक्विलिब्रियम एक्ट कर जाता है, तो इसका मतलब कि जितना ये सॉल्युबल हो रहा है उतना ये फिर इनसॉल्युबल हो रहा है। तो इसका मतलब हम यह बोल रहे हैं, जो गैस आपको नजर आ रहा है ये क्या आपका पहले सॉल्युबल है, ये कहाँ, चलिए इनसॉल्युबल बात कर लेते हैं, इनसॉल्युबल है, ये किधर जा रहा है बताओ, गैस सॉल्युबल में जा रहा है, बोलो, मतलब हो चुका है। और ये क्या आ रहा है, फिर गैस जो सॉल्युबल है वो कहाँ जा रहा है, वो इनसॉल्युबल में जा रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या एक्ट कर गया, इक्विलिब्रियम, और गैस अब सॉल्युबल होना बंद हो गया। तुमको ऐसा नजर आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता, ये डायनेमिक नेचर का होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है। बट बताओ, क्या अब जैसे जितना से ये जा रहा है उतना से ये जा रहा है, मतलब ये अनडिजॉल्व हो रहा है, ये डिजॉल्व हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं इसका कांस्टेंट हो गया कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, पूरा बराबर हो गया। अब बताओ, अब क्या हो रहा है कि अब जो ऊपर में जो गैस बचा हुआ है ना, जो लिक्विड के सरफेस पर क्या लगा रहा है बताओ, प्रेशर लगा रहा है। लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। क्या नाम है उसका? अब बताओ, वो जो प्रेशर जो लग रहा है वो मैंने उसको मान लिया P। अब वो जो प्रेशर किस बात पर डिपेंड कर रहा है, अब बताओ, अगर तुम ये प्रेशर और ये जो प्रेशर, वो तो बात बराबर ही होगा ना, इनके बीच का प्रेशर या लिक्विड सरफेस पर लग रहा प्रेशर, वो तो क्या है, सभी जगह क्या है, सेम है। तो मतलब कि गैस मॉलिक्यूल्स के जो प्रेशर या सरफेस पर लगने वाला, इस गैस का इस लिक्विड के सरफेस पर लगने वाला जो प्रेशर, वो भी क्या है, P है। तो जितना बढ़ेगा उतना सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी अगर गैस का बात कर रहे हो तो ये एट इक्विलिब्रियम पर फिक्स हो गया। तो हेनरीज लॉ क्या बता रहा है, हेनरीज लॉ बोल रहा है कि हेनरीज लॉ गिवन ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड द प्रेशर। मतलब कि सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में बताया क्या, जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना वो सॉल्युबल होगा। और एक टाइम इक्विलिब्रियम जब एक्ट कर जाएगा तो बताओ, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और ये क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर क्या बोला है, एट ए गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस विथ विच द इन द इक्विलिब्रियम। मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक्स क्या है आपका, अच्छा एक्स अभी छोड़ दो, मास पर बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन अभी छोड़ दो, अभी मैं मास पर बात कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि मास जो है, मास ऑफ द गैस जो डिसॉल्व है इसके अंदर, ये वो बढ़ेगा कब, जब तुम उसके ऊपर में क्या कर दोगे, प्रेशर लगाओगे, P क्या है,
प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब गैस के बीच में जो प्रेशर लग रहा है या सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसके बीच में जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, लिक्विड डिजॉल्व होगा। बात समझ में आ क्या बोले ना। तो ये जो एम क्या है, एम क्या है, ये मास है जो गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो चुका है। बात समझो अच्छा से, आराम से, बात क्लियर है। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दोगे, प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस का मास क्या होगा, डिजॉल्व होगा। ये एम क्या है, अब ध्यान सुनो, ये मास ऑफ गैस है, मगर कब, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एम क्या है, यहां पर लिख लो, लिखोगे यहां पर मास ऑफ गैस, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। बोलो क्लियर है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, यहां पे एक कांस्टेंट आएगा, तो m इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, Kp। अब ये K क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बहुत सारे बुक्स में अगर तुम देखोगे m अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व है, ये अलग अलग टर्म में देता है। हम इसको C भी लिख सकते हैं, C क्या है यहाँ पर, Kp। कब C यूज करना है, कब m यूज करना है, सब बताएंगे आप लोग को। हम C भी लिख सकते हैं, C इज द कॉन्सेंट्रेशन, C क्या है आपका, C इज द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑफ गैस, जो भी बोल सॉल्यूट गैस ही तो है। तुम बताओ अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मास डिजॉल्व होगा, मास डिजॉल्व होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तब कब हम मास वाला लेंगे, कब हम कॉन्सेंट्रेशन वाला लेंगे, डिपेंड करता है। वो आप कैसे चेक करोगे, उस किसको देख के करोगे, K को देख के करोगे। अब बताओ K का, अगर मान लो K निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, m बाई P। यूनिट क्या होगा, ध्यान से सीखो, यूनिट क्या होगा बताओ। अगर तुम मास ग्राम में ले रहे हो तो क्या होगा बताओ, तो ग्राम। और प्रेशर क्या है, ATM, प्रेशर क्या है आपका, ATM। अच्छा, अब ये m क्या है, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन, बोलो, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो मास पर लीटर होगा ना, यूनिट वॉल्यूम है ना, तो मास क्या होगा, ग्राम, क्या लिखोगे, पर लीटर, और नीचे क्या है आपका, बोलो, ATM है। तो यहां से क्या आएगा बताओ, ग्राम, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पर लीटर हो जाएगा, लीटर डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या, पर लीटर, ATM में तो ऊपर जाएगा क्या होगा बताओ, पर ATM होगा। बोलो बोलो सही से, समझ में आ क्या बोले। तो जब भी आपको K का वैल्यू अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपको दिया है 0.5 ग्राम पर लीटर पर ATM, तो आप फॉर्मूला लिखोगे क्या, m इक्वल्स टू Kp लिखोगे। बात समझा। और अगर K का वैल्यू ठीक है, ये क्या है C, तो क्या हो जाएगा बताओ, C बाई P हो जाएगा। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और जब भी कॉन्सेंट्रेशन देगा तो आप मोलैरिटी बोलते हो। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है आपका, बोलो, मोल्स पर लीटर। तो ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, सॉरी ये हटा दो, लीटर नहीं हो, मोल पर लीटर। और ये क्या हो जाएगा आपका ATM। अब ATM हो सकता है, बार हो सकता है, प्रेशर का यूनिट तो आपको पता ही है, टॉर भी हो सकता है, वो आप क्वेश्चन पर देख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मोल, लीटर ऊपर आएगा तो पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका पर ATM। बार भी हो सकता है, टॉर भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा ना। तो ये चीज़ रखना। तो आप K को देखो अच्छा से, K को, अगर K आपको मोल पर लीटर में देगा तो आप फॉर्मूला लिखोगे C इक्वल्स टू Kp, ठीक है। अब आओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, समझ में आया ना। अब ये चीज को आप ध्यान रखो। अब मैं आपको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक आपका हेनरीज लॉ का एक दूसरा डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन का हम एक डेरिवेशन बता रहे हैं। ध्यान सुनोगे सब बच्चे। बताओ अभी हम लोग लिखे क्या, WA। अभी हम क्या लिखे, ध्यान से देखो, देखो अभी हम लोग लिखे WA। वेट लिख सकते हो या कोई बच्चा मास लिखेगा, MA। मास लिखो या वेट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो, केमिस्ट्री में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर WA लिखता हूँ, मैं इसको हटा के W लिखता हूँ, तो बताओ WA इक्वल्स टू क्या है, बताओ W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, किसका, गैस का, वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, गैस, डिजॉल्व इन यूनिट लीटर या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेट ऑफ B, वेट ऑफ B क्या है आपका, बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लो, क्या है ये आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस फॉर्म में बताओ, लिक्विड में, बोलो क्लियर है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनोगे तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं W, तो WA इक्वल्स टू Kp लिख सकते हैं, बोलो बोलो, लिख सकते हैं। अभी लिखिए हम लोग क्या, m इक्वल्स टू Kp, तो वेट मास तो बराबर ही है, तो हम लिखे WA इक्वल्स टू Kp। ये इक्वेशन नंबर क्या है मेरे पास, 1 मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। अब मैं क्या किया, डिवाइड किया।
डिवाइड किससे किया? अच्छा डिवाइड किससे किया? डिवाइड कर लिए वेट से, ठीक है। डिवाइडिंग, ध्यान से देखो अबाउट डेरिवेशन, डिवाइडिंग क्या के लिए? WB से हम डिवाइड कर दिया, WB से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। तो तुम बताओ क्या हो जाएगा? WA बाई में WB सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिए, क्यों किए? हम इक्वेशन को बना रहे, अभी पता चल जाएगा क्यों किए। KP बाई इसको भी करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए। ये क्या है? B क्या आपका सॉल्वेंट है। तो तुम एक बात बताओ कि K क्या है? कांस्टेंट, W क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब तुम बताओ गैस को, पीछे गैस को, ये था सॉल्वेंट, गैस अगर डिसॉल्व हो रहा है तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसे बोल चेंज हो रहा है। मगर सॉल्वेंट का जो मास है, वेट है, वो क्या है? वो तो कांस्टेंट है ना। आपने पानी लिया 10 लीटर या मास 10 kg लिया, जो भी लिया 10 ग्राम लिया, तो गैस कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूट कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर में जा रहा है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया, गैस जो था लिक्विड में जा रहा है। तो गैस जो सॉल्यूट जो है वो अंदर क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मगर सॉल्वेंट तो उतना ही है ना अभी भी। सॉल्वेंट कहाँ चेंज हो रहा है? सॉल्वेंट जितना मैंने इनिशियल लिया था फाइनल तो वही है। तो सॉल्वेंट का तुम क्या बोलोगे? मास चेंज नहीं कर रहा। तो ये कांस्टेंट मिलके क्या हो जाएगा? एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो हमने लिखा इसको क्या कि K बाई में WB इक्वल्स टू क्या लिख दिया? K डैश। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ WA बाई में WB इक्वल्स टू K डैश P मिलेगा हमको? बोलो क्लियर है? अब मैं फिर से मोल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं? देखो मोल्स, वेट बाई में मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला होता है मोल्स का वेट बाई में मॉलिक्यूलर वेट। तो मुझे पता है कि सर कि अगर मैं वेट को किसका? सॉल्यूट का मैं क्या कर दूंगा? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा अपने से। बोलो क्लियर है? और नीचे देखो वेट किसका है? देखो तो वेट किसका है? ये B क्या है? सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है। तो क्या करूंगा? वेट ऑफ B, इसको भी डिवाइड कर रहे किससे? बोलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B से। बोलो क्लियर है? और ये क्या है आपका? K डैश P है। बोलो क्लियर है? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट से अगर डिवाइड करे तो उसको मल्टीप्लाई भी किए, कैंसिल आउट करने के लिए। अब जैसे ये काम कर दिए, क्यों कर रहे भी पता चलेगा मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए। बताओ ये कहाँ जाएगा? नीचे आएगा, ये कहाँ चला जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा ये क्या? वेट बाई में मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बताओ मोल्स होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखो, लिखेंगे यहाँ पर मोल्स ऑफ A, बोलो बाई में, ये देखो वेट बाई में मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? बताओ मोल्स ऑफ B, मतलब किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बताया? बताओ क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू ये हो जाएगा K डैश P इंटू, और ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B बाई में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, बोलो A। बोलो क्लियर है? अब बताओ अगर तुम सॉलिड ग्लूकोज डाल रहे हो या सॉल्ट डाल रहे हो, अगर तुम सिर्फ सॉल्ट डाल रहे हो तो NaCl का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 58.5। अगर ग्लूकोज डाल रहे हो तो कितना होगा? 180। क्या वो चेंज करेगा कभी भी? टेम्परेचर तो बढ़ाओ घटाओ जो भी करो, उसका तो मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स ही है। तो बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों क्या है? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो अब यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं K डैश इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इक्वल्स टू एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको बोल दिए K डबल डैश। बोलो क्लियर है? पूरा कांस्टेंट पे लिए काम कर रहे हैं, तो हो जाएगा देखो मोल्स ऑफ A बाई में मोल्स ऑफ B इक्वल्स टू K डबल डैश ऑफ P हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब बात बताओ, हमने अभी भी थोड़े देर में मोल फ्रैक्शन पढ़ा। हमने मोल फ्रैक्शन क्या पढ़ा? इसको मैं अभी थोड़ा बॉक्स लिख रहा हूँ, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी मैंने क्या पढ़ा? मोल फ्रैक्शंस ऑफ A क्या था? Na बाई में Na प्लस NB, ये पढ़ा। ये था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A का था। अभी A क्या है? सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? पहले बताओ। सॉल्यूट है, हम लोग सॉल्यूट पर काम करेंगे अभी। तुम बताओ अगर मान लो, अभी मान लो सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, इसका मतलब वो डाइल्यूट है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, तो जब वो डाइल्यूट कंडीशन पर होगा, डाइल्यूट कंडीशन पर होगा, तो मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम होगा। किससे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से होगा। बोलो तो क्या हम नहीं बोल सकते क्या Na प्लस NB बताओ किसके बराबर आएगा? नियरली NB के बराबर आएगा। बोलो
तो अब यहां से हमने क्या किया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा बताओ Na, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ NB। क्या Na बाई NB को मोल फ्रैक्शन हम नहीं लिख सकते हैं बताओ? तो अब मैं यहां से इसको फाइनली क्या कर दिया, Na बाई NB को क्या लिख दिया बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कौन है, सॉल्यूट गैस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या आ गया बताओ, K डबल डैश P। अब यहां से हमको P निकालना है, तो फाइनली बोलेंगे P इज द प्रेशर, जिस गैस का निकाल रहे हो उस बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जो प्रेशर आप निकाल रहे हो वो प्रेशर हो जाएगा बताओ, K नीचे चला जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, K डबल डैश इंटू क्या हो जाएगा बताओ, XA। और इस बार फाइनली 1 बाई K डैश को एक नया कांस्टेंट दे दिए जिसका नाम है KH, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं आपका हेनरीज कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? बहुत से बच्चे हेनरी कांस्टेंट क्या होता है नहीं जानता है, बाय डायरेक्ट बोलेगा इसको बोलेगा हेनरी कांस्टेंट, पता है इसको बोलेगा K। अब बहुत सारे क्वेश्चन में हेनरी कांस्टेंट इसको बोलता भी है, बुक्स में क्वेश्चन जब न्यूक्लियर फॉर्म होता है ना, इसको हेनरी कांस्टेंट लिख देता है, वैल्यू ये भाई देख लो, मगर फाइनली हेनरी कांस्टेंट क्या है, KH है ये। अब बताओ क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो तो फॉर्मूला आ गया, P इक्वल टू बताओ ये वैल्यू क्या है बताओ, KH इंटू XA, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन के टर्म में आ गया। ये जो था आपका, ये जो था C इक्वल टू KP, ये मोल्स नहीं था, ये आपका क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑन गैस, और ये क्या आपका देखो मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो P पार्शियल प्रेशर जिस गैस का, मान लो नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व करवा रहे हो तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा, ये KH उस गैस का K, और ये क्या आपका XA। अब K क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, किस किस बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा, फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना, फिर आपका यूनिट ऑफ प्रेशर पर डिपेंड करेगा, इस पर क्योंकि प्रेशर का यूनिट चेंज होगा तो केस का यूनिट भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्या कि KH डिपेंड्स ऑन, बोल सकते हो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं KH किसके साथ डिपेंड करेगा, पहले मैं लिख रहा हूं नेचर ऑफ गैस पहला, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हो, ठीक है, तीसरा बात करते हो, ठीक है, और पर्टिकुलर गैस का KH का वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड होगा, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। फोर्थ अगर बात करते हो, क्या मैंने बात किया था, यूनिट ऑफ प्रेशर। अब एक बात बताओ, फाइनली हम लोग का फॉर्मूला क्या आया, P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना, ये हुई A या B कोई भी गैस का। अब बताओ मोल फ्रैक्शन को यूनिट होता है क्या, मोल बाय टोटल मोल, यूनिट लेस है, तो मतलब KH का वैल्यू जो होगा किस पर डिपेंड करेगा, P पर। अब KH का जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या आ सकता है, जो प्रेशर का यूनिट होगा, प्रेशर का यूनिट ATM है तो ATM होगा, बार होगा तो बार आएगा, टॉर होगा तो टॉर होगा। तो आपको ये भी पता रखना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ K का वैल्यू टॉर बार इस सब में दे पास्कल दिया हुआ है, समझ जाना आपको फॉर्मूला ये लगाना है, P इक्वल्स टू KH इंटू XA वाला लगाना है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला में अब समझ में आया कि कौन सा फॉर्मूला K मतलब सब KH का है, K का यूनिट अलग अलग होगा, आपको पता करना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हमने बताया था आपका ये, दूसरा फॉर्मूला आपका ये, तीसरा फॉर्मूला आपका हो गया आपका ये। तो तीनों में कंफ्यूजन बच्चा करता है कि कौन सा हेनरी का फॉर्मूला लगाना है भाई साहब। तो अब फाइनली बताओ, पहला क्वेश्चन नहीं है, पहले ये देख लो, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बच्चों को पता ही नहीं है सब प्रेशर का यूनिट क्या क्या होता है। तो प्रेशर का यूनिट आपको ATM होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, पास्कल होता है, तीसरा होता है आपका किलो पास्कल, तो चलो यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, mm ऑफ SG, फिर आपका टॉर, और लास्ट में क्या आपका बार, और ये सब 1 ATM के बराबर होता है। रिलेशन देख लो, बहुत काम आने वाला है। आपको बता दे रहे क्वेश्चन बनता नहीं है बहुत बच्चे लोग से, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं अगर दे दूँ ना, घुमा दो क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इस पर देंगे बच्चा आराम से क्वेश्चन कर लेगा, मगर इस पर देंगे बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। हम लिख के देते हैं कि उसको पता ही नहीं है कि K का यूनिट में क्या डालना क्या है, फट से वो समझ जाए, जहाँ K देगा ये समझ लेगा, और जहाँ P रखेगा मोल फ्रैक्शन खोजेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ये गलत है, बच्चा नहीं कर पाएगा। और ये कन्वर्जन याद कर लो, बताओ 1 ATM में कितना पास्कल होता है, 1.01325 × 10⁵, इतना 3 डिजिट रखो काफ़ी है। 1 ATM में कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल, छोड़ दो किलो पास्कल याद नहीं रखना है आपको, पास्कल याद रखो काम चलेगा। 1 ATM में कितना होता है, 760 mm ऑफ SG होता है, 1 ATM में 760 टॉर होता है, 1 ATM में 1.01325 बार होता है। अब तुम बताओ बार और पास्कल में क्या रिलेशनशिप है, 1 बार में 10⁵ पास्कल। अब निकाल सकते हैं जो भी रिलेशन आएगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं ना, तो इस चीज को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो बाबू, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन
एंड हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो पहले क्या बोला है, पहले यहाँ पर बोल दिया आपको इसमें नाइट्रोजन गैस को बबल कर रहा है ना। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़िए। इसमें बोला क्या है, इफ N2 गैस इज बबल, क्या कर रहा है N2 गैस, क्या कर रहा है, उसको बबल कर रहा है थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन पर। ठीक है, उसके बाद बोला है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी डिसॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ द वाटर। 1 लीटर पानी में कितने नाइट्रोजन के मिलीमोल्स उसमें प्रेजेंट है वो आपको निकालना है। और आगे बोला है क्या, एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। ठीक है, मतलब उसका दे दिया आपको पार्शियल प्रेशर दे रखा है नाइट्रोजन का। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ द नाइट्रोजन 293 केल्विन पर दिया 76.48 किलो बार। चलो क्या क्या डेटा दिया है पहले उसको हम उतार लेते हैं। ठीक है, क्या क्या डेटा दिया है हम लोग उसको पहले उतार लेते हैं। पहला डेटा दिया गया आपको बोला है कि हाउ मेनी मिलीमोल्स पूछा है, 1 लीटर पानी, पानी का दिया है, देखो कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। उसके बाद देखो क्या दिया है यहाँ पर, एज्यूम दैट N2 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है। N2 को क्या दे रखा है आपको, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है आपका, तो पार्शियल प्रेशर P ऑफ, मैं नाइट्रोजन का लिख रहा हूँ 0.987 बार दे रखा है। ठीक है, और आपको बोल दिया हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया आपका K ऑफ N2, KH का वैल्यू दे रखा है, दे दिया आपको 76.48 आपको दिया है, किलो बार में दे रखा है। ठीक है, क्या दिया आपका, किलो बार। देखो यहाँ पर यूनिट दे रखा है किलो बार में। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके K का वैल्यू को ध्यान से देखो। K का वैल्यू आपको बताएगा कि आपको कौन से फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले तो अभी हम लोग बात किए थे क्या, m इक्वल्स टू Kp, पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, C इक्वल्स टू Kp मोल पर लीटर होगा, अभी मैंने आपको बताया। और तीसरा आ गया आपका क्या, प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। और मैंने आपको बताया था इसमें जो मोल फ्रैक्शन KH का अगर देखते हो, अगर इसका यूनिट देखते हो वो प्रेशर पर डिपेंड करता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो फाइनली यहाँ पर ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर K का जो यूनिट है वो सिर्फ किलो बार है। तो पहले इसको बार में कन्वर्ट करो आप लोग, है ना, क्योंकि आपको गिवन पार्शियल प्रेशर किस में दे रखा है, आपको बार में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 76.48 इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका बार, पहला कन्वर्जन हो गया। और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो मैंने आपको बताया था जो KH का वैल्यू अगर मान लो ATM होता है, बार होता है ना, या आपका टॉर होता है, तो आप समझ लेना कि आपको फॉर्मूला यूज करना है प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका KH ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अपनाया इसको। देखो अब फाइनली मैंने जैसे इसको चूज कर लिया फॉर्मूला को, अब डायरेक्ट सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, क्या दे रहा है, मोल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू KH, जो कि आपको दे रखा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है आपको, देखो यहाँ पर बार में दे रखा है। और आपको दो KH का वैल्यू दे रखा है आपका 76.48 इंटू 10⁻³ बार दे रखा है। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन पर तो खेलते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय में टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा बताओ, टोटल मोल्स आपका नाइट्रोजन को बबल करा रहा है किसमें, वाटर में। तो वाटर और मेरा नाइट्रोजन दोनों जब मिक्स होगा तो क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो टोटल मोल्स होगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ बोलो वाटर होगा। बोलो क्लियर है। जैसे तुमने ये काम कर लिया, हमको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेना है। तो कुछ यहाँ पर कैलकुलेशंस करें, ध्यान से देखो। मोल्स ऑफ वाटर अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट होता है क्या, तो वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, वेट तो आपको दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम तो आपको दे रखा है ना। तो वॉल्यूम जब भी आपको दे रखा है, देखो वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 1 लीटर। और जब वॉल्यूम आपको दे रखा है तो डेंसिटी आपको पता है ना। तो डेंसिटी आपको क्या पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर सारे बच्चों को पता है, वो होता है पर ग्राम पर ml। मतलब 1 ml में आपका 1 ग्राम होता है। जब भी आपका 1 ml में 1 ग्राम है, तो आप अगर 1000 ml ले रहे हो, क्योंकि आपको 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो जब भी आप 1000 ml में ले रहे हो, इसका मतलब आपको वाटर आपको 1000 ग्राम गिवन में दिया हुआ है। ठीक है ना, गिवन में दिया है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि वेट ऑफ या मास ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है, वेट ऑफ वाटर, मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, वेट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर जो भी लिखो, ठीक है, इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब जैसे ये बात आपको पता हो गया ना 1000 ग्राम, तो वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लेंगे तो मोल्स निकल जाएगा। तो वेट निकला, वेट कितना आपका
1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है, तो ये निकल के आ गया 55.5 मोल्स है, ये मोल्स निकल के आ गया। ठीक है, तो मोल्स आप डाल लो यहाँ पर। तो बताओ पार्शियल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर आप डाल लेते हैं 0.987 इक्वल्स टू केएच का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, ये दे रखा है 76.48 इंटू 10⁻3, ठीक है, इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि आपको निकालना है, और इंटू अब बताओ हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, सॉल्व कर रहे हैं नाइट्रोजन को जो बबल किया गया ना उसका कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन के अंदर में बहुत ही कम है, इसका मतलब वो डाइल्यूट है। जब भी आपको पता है डाइल्यूट कंडीशन में होता है तो नाइट्रोजन प्लस क्या होगा वाटर इक्वल्स टू नियरली, इसका वैल्यू क्या होगा बहुत ही कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं सिर्फ वाटर लिख सकते हैं, वाटर के मोल्स ही होंगे। तो यहाँ पर मैं वाटर का मोल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने थ्योरी में बताया, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब बताओ अब क्या करना है, वाटर का मोल्स दे रखा है 55.5, मैं डाल लेता हूं। तो बताओ यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना है तो होगा 0.987, इसको मल्टीप्लाई करो नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के नहीं वाटर के मोल्स को, वाटर का मोल्स कितना है आपको 55.5 डिवाइड कर दो किसको 76.48 इंटू 10⁻3। आप इसको एक कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसको 0.987 इंटू 55.5 एंड डिवाइड बाई 76.48 और डिवाइड बाई 10⁻3। ठीक है, 0.987 इंटू 55.5 डिवाइड बाई 76.48 डिवाइड बाई 10⁻3, ये हो गया आपका 7 ये आ रहा है आपका 7.162 इंटू 10⁻⁻4, ये आ रहा है मोल्स। ठीक है, ये आ रहा है आपका मोल्स। अब आपको क्या निकालना है मिलीमोल्स, तो मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर लो इसको। आपको पता है कि एक मोल में होता है आपका 10⁻3 मिलीमोल्स होता है ना, तो कन्वर्ट कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 7.162 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3, तो ये आ जाएगा आपका 0.716, ये आएगा इतना मिलीमोल्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन बबल कर रहा है किसमें 1 लीटर ऑफ पानी। ठीक है, ओके, तो 0.716 आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया सारे बच्चे को। चलो तो इसको अच्छे से आप लोग उतार लो। नाउ अब करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉफ्ट ड्रिंक दैट इज, बोला है कि बोतल विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द 4 atm ओवर द लिक्विड एट द 25 डिग्री सेल्सियस एंड द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द CO2 इन द वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 3.1 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर ATM। देखिए यहां पर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहां पर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 3.1 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर ATM, इसका मतलब ये हो रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट आपका देखो कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर, और मैं आपको बताया था जब भी मोल पर लीटर में देगा तो फॉर्मूला आपका होगा C = K इंटू क्या होगा बताइए P होगा। बोलिए क्लियर है, ठीक है ना। अब जैसे आपने फॉर्मूला को डिसाइड कर लिया, अब डायरेक्ट आप पुट करो। आपको क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉफ्ट ड्रिंक दैट इज बॉटल विद द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का दे रखा है आपका 4 atm ओवर द लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस, और आपको दे रखा है K का वैल्यू दे रखा है आपका, K का वैल्यू दे रखा है 3.1 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर ATM। ठीक है, बस आप पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर दो क्या कि C कॉन्सेंट्रेशन निकालने बोला है, K का वैल्यू दे रखा है आपको 3.1 इंटू 10⁻⁻2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ATM में दे रखा है और आपका K का वैल्यू भी ATM में है और ये भी ATM है। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है इसका 3.1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4। ठीक है, 0.124। ठीक है, आंसर आ गया 0.124, ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर
फाइनली ये आपका आंसर होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लेक्चर 3, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके आप लोग आएंगे। ठीक है, चलिए बाय।